मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने के बाद लगातार अपनी रैलियों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाया, तो लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। इस हालात में वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, ये आप 130 करोड़ लोगों की वजह से हो पाया, क्योंकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार आपने दी और जो फैसले ले सकती है, दुनिया भर में अपने असर छोड़ सकती है, दुनिया को झुका सकती है। वो देश जो हमारे साथ नहीं होते थे किन्हीं मुद्दों पर, उन्हें भी अब आना पड़ा। तो पांचवें मरहले पर अगर हम बात करें तो इन तमाम बातों का कहीं ना कहीं असर रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान का भी असर रहा कि कांग्रेस वोट कटुआ की तरह काम कर रही है, हमारा मकसद वोट काटना है। तो फिर क्या मतदाता सीरियसली कांग्रेस को ले पाया पांचवें मरहले में? यह भी देखना दिलचस्प रहा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। उनका बनारस से ना लड़ना, पहले लड़ने की हवा बनना और उसके बाद एकाएक हाथ पीछे खींच लेना कांग्रेस का। उसके बाद ये जो फोनी साइक्लोन आया था, ये जो तूफान आया था समंदरी, इसके चलते जो सरकार ने अलर्टनेस दिखाई, एक्टिवनेस दिखाई, उसका भी कहीं ना कहीं वोटर पर फर्क पड़ा। ये जो दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए हमारी तैयारी तो काफी दिनों से थी और इस तरह के हालात से निपटने के लिए भी अब भारत सक्षम है कि कम से कम जाने जाएं। जबकि उन्हीं रियासतों में जो कि सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हुई, वहां की लीडरशिप और वहां की सरकारों का क्या रद्द-ए-अमल था, उनकी क्या तैयारी थी, वो भी मतदाता के सामने रखने की कोशिश की गई। यानी इस पांचवें मरहले में हम देखें तो कई अपने आप जल्दी तैयार हुए या फौरी तैयार हुए मुद्दे भी बने थे। मैं अपने मेहमानों से इस बारे में जानना चाहूंगा। मैं जरा एक बार फिर चलना चाहूंगा अरशद आजमी साहब के पास। अरशद आजमी साहब, अच्छा हमारे साथ अरशद आजमी साहब नहीं है। मैं जयराम विप्लव के पास आना चाहूंगा। जयराम विप्लव, जो मैंने बातें कही, कितना आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? ये फौरी मुद्दे, फौरी बने हुए ये मुद्दे कितना असर कर गए होंगे इस पांचवें मरहले में, और क्या ये फौरी बने हुए मुद्दे थे या नहीं, ये बताइए मुझे। देखिए, निश्चित तौर पर ये मुद्दे असर रखते हैं। जब विपक्ष का एक धड़ा और मीडिया का एक वर्ग बार बार मैं डिबेट्स में देखता हूं राष्ट्रवाद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि चुनाव में राष्ट्रवाद क्यों। तो देखिए, राष्ट्रवाद जो अभी जिसको आप विषय बता रहे हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है और विश्व के सामने भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रदर्शन भी है। ये मसूद अजहर जो आज ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ, पुलवामा के बाद जो एक विश्व में जनमत बना, 2009 से जो भारत का प्रयास था वो 2016 में 18 में विफल होते होते आज 19 में सफल हुआ है। तो ये भारत की सफलता नहीं है क्या इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए? तो कांग्रेस को एतराज है ना कि इस पर वोट क्यों मांगते? इस वोट मांग नहीं रहे, वोट मिलेंगे। इमरान भाई, वोट ऑलरेडी मिल रहे हैं, झोली भर के, छप्पर फाड़ के वोट मिल रहे हैं। क्योंकि देश देख रहा है कि एक तरफ कांग्रेस थी जो 2009 से 14 तक वो कुछ कर नहीं पाई। हमारी सरकार ने 16 में 18 में लगातार प्रयास करके 19 में आखिरकार चीन को झुकने पर विवश किया। और मोदी जी निश्चित रूप से सही बात कहते हैं कि ये मोदी जी की ताकत नहीं है, ये ताकत तो उन 130 करोड़ मतदाताओं की है, भारत के नागरिकों की है, जिन्होंने एक मजबूत सरकार चुनी है। इसलिए मजबूत सरकार देश की जनता चाहती है और विपक्ष मजबूर सरकार चाहता है। तो अभी जो लड़ाई चल रही है वो तो विपक्ष बनाम भारत के मतदाताओं की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। दूसरी तरफ देखिए, महात्मा गांधी जी को भी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनने में जब वो नील के किसानों के पास पहुंचे, उनकी मदद की, जब बिहार में वो अकाल पीड़ितों की मदद किए, तब लोगों ने उनको महात्मा की उपाधि दी। ठीक उसी प्रकार से मोदी जी ने, उनको तो जनता ने अपना सेवक तभी मान लिया था जब गुजरात में भूकंप के दौरान उन्होंने एक बिल्कुल प्रबंधन दिखाया आपदा का और पुनर्वास योजना को 6 महीने के भीतर में लागू करके दिखाया। उनकी दोबारा जीतकर आने में इस पूरी घटना का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी को देश देख रहा है कि आज साइक्लोन के समय मोदी जी अपनी चुनावी सभाओं को करते हुए भी सारी तैयारियों का जायजा लेते हैं। आपदा प्रबंधन का उन्होंने जान माल की कम से कम क्षति हो इसका ध्यान रखा और उसके बाद भी आज जायजा लेने के लिए वो देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। साथ ही देश वो भी याद करता है कि किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय रात भर जाग कर मोदी जी अपने जवानों के सकुशल लौटने का इंतजार कर रहे थे। देश ने वो भी देखा कि केरल और कश्मीर के आपदा के समय मोदी जी की क्या भूमिका थी। तो ये सारी चीजें एक संवेदनशील सेवक के रूप में भारत की जनता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रही है और उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति है कि सबसे ज्यादा मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल में वोटिंग हो रही है और ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि आप लोगों ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा, उनको भी अपना पोलिंग एजेंट बनाकर रखा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो कल भी दिखी। कल सोशल मीडिया में और मीडिया में दिन भर एक वीडियो वायरल था जिसमें देखिए देश में जय श्री राम हो या कोई और नारा हो, राम राम हो, जय सीताराम हो, ये अभिवादन का नारा है, ग्रीटिंग का नारा है। और ममता जी का काफिला गुजर रहा था, अगर जनता ने कहा जय श्री राम तो ममता जी को रुक करके उसको पकड़वाने के लिए और बीजेपी ने इसको इतना चुनावी नारा बना दिया ना, उनकी गलती नहीं है। ये बीजेपी ने इतने सालों में इसको इतना चुनावी नारा बना दिया कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक ही लगने लगा है। ये भी एक सच्चाई है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। मैं तो कहता हूं हर कोई लगाए ना भाई। भाजपा अगर जय श्री राम कहती है, कांग्रेस भी जय श्री राम कहे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए, केवल जय श्री राम की बात ही नहीं है। आप जैसे ही भारत माता की जय, वंदे मातरम सुनते हैं तो आप कहने लगते हैं ये भाजपा वाले होंगे, संघ वाले होंगे। ये एक माइंडसेट है भाई, दूसरे लोग क्यों नहीं लगाते। आज जो बात हो रही थी कि जनता मोदी जी ने देश भर से जुटा लिया, वहां रोड शो कर लिया, भाई दूसरे दलों को किसी ने मना किया है क्या? एक और बात होती है कि शहीदों का क्यों, भाई अगर हम गर्व से कहते हैं, अभी इस चुनाव की पृष्ठभूमि में पुलवामा का अटैक हुआ और चुनावी मंच से अगर हम कहते हैं कि हमें अपने सैनिकों की शहादत का गर्व है, और वोट करते समय अगर ये भी जनता को कहा जाए कि वोट करते समय कम से कम देश का ख्याल करके, राष्ट्रीय सुरक्षा का ख्याल करिए, तो ये इसमें दिक्कत क्या है? क्यों नहीं कांग्रेस भी बताती है, कांग्रेस भी कहे कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि कोई सेना कोई मोदी की थोड़ी ना है, ये देश की सेना। हम तो कह रहे हैं ना, सेना पे किसी का अधिकार थोड़ी ना है, वो अपनी सेना की तरह। इमरान भाई, देश की सेना के नाम पे क्यों वोट? सेना तो देश की ही है, लेकिन देश की सेना में तब भी इतनी ताकत थी जब मुंबई के हमले हुए। मुंबई के हमले के समय क्या हो रहा था? सरकार में बैठा हुआ कांग्रेस का नेतृत्व मौन था और राजनीतिक नेतृत्व उसी समय से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहा था। दिग्विजय सिंह एक बुक रिलीज करके देश को बता रहे थे कि अजीज बर्नी की वो किताब थी कि 26/11 आरएसएस की साजिश, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही थी। तो देश देखेगा ना कि राजनीतिक नेतृत्व, देखिए भारत में सेना स्वतंत्र नहीं है, सेना राजनीतिक नेतृत्व के साथ चलती है, उसके डिसीजन से वो काम करती है। तो भारत की सेना में वो शौर्य, वो साहस तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। जब जब मजबूत नेतृत्व आएगा, भारत का प्रभाव विश्व में मजबूती से बढ़ेगा। ठीक है अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, खासतौर से मसूद अजहर के बाद ये 5वां मरहला था, ये चीज भी लोगों को क्या इफेक्ट करी होगी, कर गई होगी? या अगर हम बात करें ये जो फौनी तूफान था, इसके बाद का मैनेजमेंट बिन बोले ही कहीं ना कहीं लोगों को क्या इफेक्ट कर गया होगा? क्या लोग इस लेवल तक सोच रहे होंगे? देखिए, एक इस चुनाव में 14 में भी इस चुनाव में इस चीज को हमने देखा था कि कहीं ना कहीं लोग अब जो है जात और धर्म के आधार पे वोट देने से थोड़ा सा आगे निकलते हैं जब उनके पास कोई भारी कारण होता है। और कारण 2014 में भी दिया गया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। और उससे भी बड़ी चीज क्या थी कि जो पिछली सरकार थी वो पिछले 5 सालों से जो यूपीए 2 था वो नॉन एग्जिस्टेंट थी, वो बस नाम को सरकार थी, उसका एग्जिस्टेंस कहीं नहीं था, कि देश में कहीं नहीं पता था कि सरकार भी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये एयर स्ट्राइक के बाद से, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से सडनली हर देशवासी के उसमें ये आया कि हमारा जो नेता है उसमें एक निर्णय लेने की क्षमता है जो पहले मिसिंग था। वो वोट बैंक की राजनीति हो या जो इच्छा शक्ति का अभाव हो या जो भी हो, वो कोई भी डिसीजन नहीं होता था। इतने बड़े बड़े घटनाएं हो गई, हम बातें करते रह जाते थे, हम सोचते रह जाते थे, हम डोजियर भेजते रहते थे, डोजियर 1 डोजियर 2 भेजते रहते थे, कहीं कुछ नहीं होता तो फिर जनता भूल जाती थी। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हमारी जनता भूलती बहुत जल्दी है, जब तक चुनाव आता था तो भूल जाते थे। इस बार क्या हुआ है कि जिस तरह से गवर्नमेंट एक्टिव है सारी चीजों में, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी देखिए, अभी मतलब इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी जिस तरह से हमने ये फौनी की आपदा को देखा, जिस तरह से मैनेज किया गया, उसकी बहुत तारीफ हुई इंटरनेशनल फ्रंट में कि किस तरह से सरकार ने मैनेज किया। तो ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। और एक चीज इमरान भाई मैं अलग से उठाना चाहूंगा, जो प्रियंका गांधी के बनारस से लड़ने की बात थी, पता नहीं कांग्रेस में कहां एक
चीज का अभाव है, स्ट्रैटेजिस्ट का अभाव है। जो पहले आज से 10 साल पहले कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, बहुत उनके हर मूवमेंट में हर एक कदम पे बड़ा स्ट्रैटेजी होती थी कि किस तरह से चलना है। अगर आप एक तरह से तो आप कह रहे हैं कि जी पूरा सब कुछ बदलने वाला है और ये होने वाला है, तो प्रियंका गांधी को वहां से खड़ा करने में समस्या क्या थी? अगर मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। स्मृति ईरानी जी को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा किया गया। जिस समय उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय उनको लाया गया अमेठी से। भले ही वो हारी, लेकिन उनका राजनीतिक कद और पार्टी में उनका कद बहुत बढ़ गया जी। उदाहरण दूसरा, अरविंद केजरीवाल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़े जी, वहां से हारे, अच्छा कंपटीशन दिया, अच्छे से लड़े, खूब लड़े, और उसके बाद दिल्ली का नतीजा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, वो नतीजे सबके सामने, उनका राजनीतिक कद बढ़ा। तीसरा उदाहरण, सुषमा स्वराज जी को बिल्लारी भेजा गया, आज से काफी साल हो गए, हारी, लेकिन उनका राजनीतिक कद बढ़ा। अगर प्रियंका गांधी को लड़ाते, वो हार के भी ये जीत होती कि आपने कम से कम आप में वो गट्स हैं कि अपने आप बड़े नेता लेकिन लोग कहते हैं कि रणनीतिकारों को ये चिंता थी कि पहली बार में आकर अगर ये हार जाएंगी तो इनका राजनीतिक करियर जो है यहीं पर बैठ जाएगा। अभी पहली बार उनको मौका मिला है, आवाम के बीच जाने का एक ओहदा मिला है, और ऐसे में अगर वो लड़ जाएं और हार जाएं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर को नुकसान। मैंने जो 3 नाम लिए, इनका हारने से क्या जो है इनका करियर खत्म हो गया? उल्टा वहां पे टफ कंपटीशन हो जाता, कम से कम चुनाव तक ये बात करने को होती। आज कांग्रेस के पास, जब ये चाहे टीवी चैनल पे होते हैं या रैलियों में होते हैं, इनके पास बात करने को कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मोदी ने ये नहीं किया, 15 लाख नहीं आए, सिर्फ उस पे बात कर रहे हैं। कोई किसी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, किसी आधार पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि सरकार फेल हो गई, जनता सब जानती, पता नहीं कौन सी जनता आती इन लोगों को कान में बता के क्या चली जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है रहस्य है कि जनता सब जानती है। आप अगर इतने कॉन्फिडेंट थे कि जनता सब जानती है, तो आपको एक बड़ा नेता बनारस से उतारना चाहिए था। और प्रियंका गांधी का ये भी एक टेस्ट होता कि प्रियंका गांधी को वहां से आप सेफ सीट क्यों ढूंढ रहे हो कि राहुल गांधी जी, जबकि अरविंद केजरीवाल ने या स्मृति ईरानी को लगातार अमेठी में रखकर ये सारे मिथक को तोड़ने की कोशिश की गई कि बड़े नेता भी बड़े नेता। आखिर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और उनको हराया। ये भी एक सच्चाई, बिल्कुल ये भी एक सच्चाई। आम आदमी पार्टी को आप जैसा भी देखें, लेकिन उन्होंने ये परिपाटी शुरू की, और ये पहले कल्चर कांग्रेस और बीजेपी में था, ये बचते थे, लेकिन अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं हिम्मत करती है और अपने मजबूत नेताओं को मजबूत लोगों से लड़वाती है। ये बहुत अच्छी बात है, आवाम को चुनने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि कांग्रेस की संस्कृति तो संस्कार तो ये है जी कि हम बड़े नेताओं के सामने अपने लोगों को नहीं उतारते, हम उन्हें हराना नहीं चाहते। ये तो जनता के साथ धोखा है, ये तो आप लोकतंत्र का मजाक। इमरान भाई बिना तथ्य के प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे, ये संस्कार है जी। तो 51 में से 41 सीटें एनडीए के पास थी और आज फैसला हो चुका है। किसके पक्ष में गया ये देखना दिलचस्प होगा। 23 मई को इसका फैसला हो जाएगा, परिणाम आ जाए। लेकिन ये 5वां मरहला भी बेहद खास था, और इसमें अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी 7 रियासतें इसमें थी, हिंदी बेल्ट भी थे और दूसरी रियासतें भी थी जहां पर बीजेपी का दबदबा नहीं है, लेकिन बीजेपी वहां पर घुसने की कोशिश करी। चलिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। 5वें मरहले पर फाइनल कमेंट आप तमाम लोगों के। अब सिर्फ 2 मरहले और बाकी रह गए हैं। शदीद गर्मी भी है, रमजान का महीना भी शुरू हो गया है, और अगर हम अकलियतों के हवाले से देखें तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन वोट देना बहुत जरूरी है। वो हमारा जमहूरी हक है, और मुझे लगता है कि जैसे हम दीगर काम करते हैं वैसे ही वोट भी देने जाएंगे अगले 2 मरहलों में। अमित रैना जी के पास में आना चाहूंगा। सर, इस 5वें मरहले को हम फाइनली कैसे देखें? फाइनल कमेंट आप देखिए। 2 चीजें कहूंगा। एक तो प्रियंका गांधी का जो वोट काटने वाला स्टेटमेंट था, ये कांग्रेस के अगेंस्ट किया, क्योंकि अगर एक वोटर, एक तो उस वोटर को नहीं पता कि मेरा कैंडिडेट वो है वोट काटने वाला कि मेरा कैंडिडेट जीतने वाला कैंडिडेट था, तो अगर उसको लगता है कि ये डाइसी सिचुएशन है, ये मेरा कैंडिडेट नहीं जीतने वाला, तो आज का जो वोटर है वो समझदार वोटर है, वो अपना वोट वेस्ट नहीं करता है, वो वोट ट्रांसफर होगा, और किसके हक में जाएगा पता नहीं, मगर कांग्रेस के लिए बिल्कुल नुकसान है। जहां तक आज बैरकपुर की बात हुई, वायलेंस है, और ममता दीदी ने कल जय श्री राम नारे पे उतर के रोष जताया, उससे साफ पता चलता है कि वो डरी हुई हैं, वो सहमी हुई, बीजेपी के सर्च से घबराई हुई। नहीं तो जय श्री राम का नारा एक कॉमन बात है, हर कोई जय श्री राम, हर जय श्री राम करके अभिनंदन करता है एक दूसरे देश में, और उसको लेकर खिंचना, उसको लेकर नाराज होना
वेस्ट बंगाल में भी लगता है कि ममता जी थोड़ी बहुत डरी हुई है। ठीक है, और जो जो जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट को हराकर जिन हालात में जैसे सत्ता ली थी, अब उन्हें लग रहा है कहीं बीजेपी उसी तरह की सेंधमारी न कर दे। बिल्कुल, देखिए वेस्ट वो बंगाल, एक खौफ है कहीं ना बिल्कुल वेस्ट बंगाल में अनफॉर्चुनेटली ममता जी ने कम्युनिस्ट पार्टी वायलेंस इंडल्ज करती थी और ममता जी ने उसके खिलाफ काफी साल तक स्ट्रगल किया और सीपीआईएम को डिसलॉज किया। मगर आज ममता जी वही टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं जो सीपीआईएम 30 साल तक कर रहा था, और लोगों को परिवर्तन चाहिए था, वो परिवर्तन उनको नहीं दिख रहा है। वायलेंस हर बार सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, और अब 2023 में ही बताएगा कि क्या लोगों को ये अब एंड करना है वायलेंस बंगाल में कि नहीं। ठीक है, जयराम विप्लव, कहते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कुछ समीकरण हैं, कुछ एनालिसिस हैं, खासतौर से महागठबंधन जब लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में तो वो सारी भरपाई आपकी हो सकता है उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से हो जाए, ऐसा मानकर चला जा रहा है। आज भी वेस्ट बंगाल में चुनाव था, हिंसा हुई, कैसे इसको देखें? क्या ये वही सीटें हैं जिनसे भरपाई आप लोग करेंगे उत्तर प्रदेश के नुकसान की? जल्दी देखिए इमरान भाई, ये बातें नुकसान की वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जात और धर्म की राजनीति 70 सालों तक की है। वो जाति का गणित जोड़ रहे हैं। ये गणित का नहीं, केमिस्ट्री का चुनाव है, केमिस्ट्री का ये परिणाम आएगा। देखिए 70 वर्षों तक फूड, हेल्थ, एजुकेशन, हर पब्लिक स्कीम में एक लीकेज थी। आप फेमस रिमार्क्स याद कीजिए, प्रधानमंत्री होते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया केंद्र से भेजते तो 85 पैसे लोगों तक पहुंच पाते हैं। आज 85 पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, यानी वो दलालों के हाथ में जाते हैं, बिचौलियों के हाथ में जाते हैं, और कहां कहां पहुंचते होंगे। लेकिन इन 5 वर्षों में लीकेज फ्री डिलीवरी देकर के, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मोदी जी ने जो एक जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई, चाहे वो घर देने का काम हो, शौचालय देने का काम हो, गैस कनेक्शन देने का काम हो, बिजली देने का काम हो, या फिर हेल्थ स्कीम के तहत आयुष्मान कार्ड दे करके उनको सालाना 5 लाख तक के रोजगार से 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ने की बात हो। इन सारी चीज में एक प्रमुख चीज खुल करके सामने आ रही है कि आज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो अक्रॉस द बाउंड्री, जात धर्म की बाउंड्री से बाहर जाकर के वो मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर वोट कर रहा है, जो इस जाति के गणित को तोड़ देगा। राजीव जी एक्चुअली इमरान साहब, जो आप देख रहे हैं कि 51 सीट्स पे आज जो वोटिंग की गई है, जो पिछले बार 2014 में 41 सीट्स थे जो एनडीए के पास थे, तो आज का जो ये इक्वेशन है जो देख रहे हैं, चूंकि कल का भी जो बयान आ रहा है, प्रियंका गांधी का जो बयान आया या किसी और जो लीडर का जो बयान आया है, जो देखें अपोजिशन का, ममता जी का जो हरकत हुई पश्चिम बिहार में जय श्री राम के नाम पे, उसके कारण आप देखेंगे कि इस बार आज के वोटिंग में 41 से ज्यादा सीट एनडीए को मिलने वाला है। जो इसका रीजन 2-3 दिन में है जो डाइवर्ट हुआ है, चाहे वो अजहर मसूद की बात आप देख ले, या फिर जो साइक्लोन की बात हो गई, और अभी ममता जी की जो बात हुई है, इतनी छोटी सी बात उन्होंने कर दी जनता के साथ, इतने बड़ी खिलवाड़ की, तो उसका सारा डाइवर्ट जो हो रहा है और इसका फायदा एनडीए को हो रहा है, जो कि आप देखेंगे कि 41 से ज्यादा इनको इस बार का फायदा होने वाला है। ठीक है, अनुराग जी देखिए, अगर एक चीज बड़ा विपक्ष जो है, अगर आप उसको ब्रॉडली देखेंगे तो विपक्ष का जो भी चुनाव लड़ने का एक तरीका है वो बड़े ट्रेडिशनल, जो आज से 10 साल पहले तक की एक तरह से एक वर्ग को खुश करके या उसको कुछ ऐसी चीजें दिखा के, भरमा करके, डरा करके वोट लो। लेकिन हमारा वोटर मैच्योर हो गया, धीरे धीरे मैच्योर हो गया, उस चीज से बाहर निकल रहा है। जिस तरह ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पे रिएक्ट कर रही हैं, आप किस सेकुलरिज्म को आप बता रहे हो? अगर आपका सेकुलरिज्म ये है तो आई एम सॉरी, ये शायद परिभाषा आप नहीं बना रहे हो, ये है नहीं। नंबर 2, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही होती तो वाकई ये चुनाव कांग्रेस के दृष्टिकोण से सीरियस चुनाव होता। आज क्या स्थिति है कि पूरे देश में कांग्रेस को लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस के प्रत्याशी को देख रहे हैं, जो सिर्फ, और प्रियंका गांधी जी ने खुद ही वोट कटुआ अपने आप को बता के उसको दे दिया। वो बहुत बड़ा नुकसान इनको होने जा रहा है। इसकी रिकवरी, इसकी भरपाई ये खुद लड़के कर सकती थी और अपना राजनीतिक कद बढ़ाती। पार्टी में तो कोई पद, वो तो उनकी अपनी पार्टी है, वो कुछ भी पद ले सकती हैं, लेकिन राजनीति में उनका कद बढ़ जाता। वो उन्होंने बहुत बड़ा एक जो है अपनी पार्टी के यहाँ से एक जो एक बहुत बड़ा चांस था उसको लूज किया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 5वां मरहला भी आज पूरा हुआ। नतीजे 23 तारीख को। अब सिर्फ 2 मरहले और बाकी रह गए हैं। शदीद गर्मी के बीच फिर लोग अपनी जमहूरियत का हक का इस्तेमाल करते हैं, अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए।